बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के मामले में एक अहम पेशरफ्त हुई। स्पीकर कौमी असेंबली हुकूमत और अपोजिशन को इकट्ठा बिठाने में कामयाब हो गए और फैसला हुआ कि दोनों ईवानों पर मुश्तमिल एक पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी और वो कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का फैसला करेगी। ताहम आज फवाद चौधरी ने अपोजिशन को एक बार फिर दावत दे दी। सबसे पहले स्पीकर ऑफिस ने राब्ता किया। हम जब तैयार कर रहे थे लॉ, हमने उस वक्त राब्ता किया कि आइए बैठते हैं, इसके ऊपर रिफॉर्म्स करते हैं। या तो हम सारे इस पर मुत्तफिक हो जाएंगे नहीं यही निज़ाम चलना है और ये निज़ाम बिल्कुल ठीक है। जब बात होती है उस वक्त कहते हैं इस्लाहात की जरूरत है। जब इस्लाहात करें, जब हम तैयार कर रहे हैं आपको बुलाते हैं, आप नहीं आ रहे। उसके बाद स्पीकर साहब के ऑफिस से आपको लेटर जाता है, आप आते हैं, उसके बाद आप कहते हैं हम 4 दिनों में अपने दे देंगे। आप फिर वापस जाते हैं, फिर लीडरशिप की तरफ से आ जाते हैं नहीं हमारे केसेस की बात करें, आप फिर ठुस होकर बैठ जाते हैं। मैं ये कहता हूँ आपको हुकूमत की इस्लाहात पसंद नहीं है, आप कहें जी हम नहीं मानते, और आप ये इस्लाहात नहीं करें, आप ये इस्लाहात करें। ये तो अजीबोगरीब मौक़िफ़ है कि अब हमारा भी कोई नहीं है लेकिन आप भी कुछ ना करें। ऑपोजिशन इतनी खुली ऑफर क्यों कबूल नहीं करते? दूसरा, आज रैब लाहौर ने डिप्टी कमिश्नर्स को मियां नवाज शरीफ के जायदादें फरोख्त करके 1 अरब 85 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल करने का हुक्म दे दिया। नून लीग ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया। इस प्रेस रिलीज का जो 80% हिस्सा है जो नवाज शरीफ है, जो इमरान खान का सियासी एजेंडा है, ये प्रेस रिलीज नहीं है कौमी एहतसाब ब्यूरो की। इस प्रेस रिलीज का असल मकसद चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की दरखास्त है। हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये दोनों इश्यूज डिस्कस करेंगे और हुकूमत ने न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की तरफ से क्रिकेट मैचेस की मनसूखी को एब्सोल्युटली नॉट कर रद्द-ए-अमल करा दे दिया। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है और कौमें अपनी कीमत अदा करती हैं। पाकिस्तान की कौम भी तैयार है किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए, और अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। क्या वाकई ये रीजन थी? हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में यह भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खान भाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, पार्टी के सीनियर नायब सदर भी हैं। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये मामले खसूसी शहबाज गिल साहब का ये कहना है, एतराज़ किया गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने कि जब बरतानिया ने अपनी टीम नहीं भेजी तो कम अज़ कम मरीम साहिबा को बरतानिया के खिलाफ एक ट्वीट ज़रूर करनी चाहिए थी, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत और जरूरत नहीं कि बरतानिया से ये पूछ सकें कि उन्होंने टीम क्यों नहीं भेजी। आपने ट्वीट किया? नहीं। आपने किया? मैंने भी नहीं किया। हमने मैं तो ट्विटर मामले खसूसी किसके हैं? गवर्नमेंट के, प्राइम मिनिस्टर के। आप उनसे ट्वीट कराए ना। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ने एतराज किया, ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने एतराज किया कि बरतानिया को आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किया। वैसे मेरा ख्याल है ट्वीट नहीं किया जी। मैं माजरत चाहता हूँ, ये क्या नाम है इनका? शहबाज गिल। इनसे माजरत चाहता हूँ जी, हम ट्वीट नहीं कर सके जी, अब वो कर दे हमारी जगह पे। अच्छा, वैसे ये न्यूजीलैंड का चले जाना और बरतानिया का ना आना मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए खासा एम्बैरेसिंग है। क्रिकेट बिल्कुल एम्बैरेसमेंट नहीं है। जो आपका मेहमान आता है ना, वो आपके घर के हालात देख के आता है, उनके ये अंदाजा है कि हमें यहाँ खतरा है, हमें इस बात का एहतराम करना चाहिए। बात खत्म हो गई है। और कभी आप इसको साजिश बनाते हैं, कभी उनको फोने करते हैं। ये हम अजीब सा मुल्क बन गए, एक तमाशा लगा दिया हमने मुल्क का। ये होता है, ये माजी में भी होता रहा है, इसके बाद भी शायद हो जाए। हम भी कई ममालिक में कई दफा नहीं गए। लेकिन सर, आके ना जाना मतलब वो एक अलग चीज है, लेकिन आके रह के वापस चले जाना, 4 दिन मैच खेल के, और जब टॉस का वक्त आए तो टीम वापस। जी, ये हमारे लिए ज्यादा तशवीश की बात है कि उनको आखिरी मिनट पे कोई थ्रेट परसेप्शन ऐसी मिली जिसकी वजह से वो ये, वरना कोई टीम ऐसे नहीं करती, कोई दुनिया का मुल्क ऐसे नहीं करता, लेकिन उनको ऐसी क्रेडिबल और बड़ी थ्रेट थी कि वो छोड़कर चले गए। वैसे हमारा जो अपना मौक़िफ़ है पाकिस्तान का वो ये है कि कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी। शेख रशीद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी फोर्स लगा दी, इतनी फोर्स तो न्यूजीलैंड के पास नहीं थी जितनी फोर्स मैंने उनके लगा दी, टोटल मुल्क के अंदर इतनी फोर्स नहीं थी। फिर उनका ये कहना था कि कोई और है इनके पीछे, कोई ऐसा मसला नहीं है, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है। और कल फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और ये साजिश खोल के रखेंगे पूरी दुनिया के सामने। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि न्यूजीलैंड, जिसमें एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कम्युनिटी है, वो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? ये आपके बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात है दुनिया में, ये आपके खालिस रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। वो थ्रेट्स हर कंट्री, हर मुल्क देखता है कि मेरी क्या थ्रेट है। उनको थ्रेट मिली होगी कि वो गए हैं, वो यहाँ खेलने ही आए थे ना,
को सैर करने तो नहीं आए थे। ओवर प्ले नहीं करना है, आपका ख्याल है ओवर प्ले किया हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये देखें, जब थ्रेट मिलती है फिर वो उसकी इवैल्यूएशन उनका काम होता है, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। वो जो सिक्योरिटी का इशू है, सिक्योरिटी हम देते हैं, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि थ्रेट उस सिक्योरिटी से बड़ी है फिर वो नहीं उसमें हिस्सा लेते। अच्छा, वैसे आज फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया था कैबिनेट के इजलास के बाद, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने उनका ये कहना है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, ये उसका रद्द अमल, और फिर हमें तगड़ा होना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ, ये हमारी खारजा पॉलिसी है कि हमने एब्सोल्युटली नॉट जो बाइडेन को कहा, पता नहीं कहा भी या नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें तो कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है। और उसके बाद फिर अब आज तकरीबन 3 महीने हो गए जो बाइडेन की फोन का इंतजार कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं करता, तो फोन का इंतजार भी है। अब उसको जाके जोड़ दिया, जो बात आपने कही ही नहीं है, अगले ने सुनी नहीं है, उसको आपने जोड़ दिया न्यूजीलैंड के साथ। वैसे आपको से जोड़ दिया। मेरा ख्याल है आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं साबिक, और आपको स्टेट का साथ देना चाहिए इस वक्त, लेकिन आप ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड का मौकफ जो वो बयान कर रहे हैं। मैं स्टेट को अकल की बात करे तो साथ दूं ना, मैं तो पाकिस्तान के हक में बात कर रहा हूं कि ये घटिया सी बातें ना करें दुनिया के सामने। दुनिया को क्या समझेगी? इस स्टेट का कोई वकार है, इस स्टेट की खारजा पॉलिसी है, आपको मुकाम है दुनिया में, आपको मुकाम अब ये रह गया कि आपके वज़ीर आज़म लोगों को कहते हैं कि तुम साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ। उनको पहले मुल्क के अंदर साजिश नजर आती थी हर चीज में, अब दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो भी साजिश है उनके खिलाफ। तो आपका ख्याल ये है कि कल शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? जरूर करेगी, उनका हक है, उनको और काम कोई नहीं है ना। लेकिन आपका ख्याल है महंगाई देखे ना, एम्बैरेसमेंट ज्यादा होगी, मुल्क में महंगाई नहीं है, मुल्क में गुर्बत नहीं बढ़ रही, मुल्क में बेरोजगारी नहीं बढ़ रही, हमारी मईशत जबरदस्त जा रही है, मुल्क में मसाइल नहीं है अवाम के, तकलीफ नहीं है अवाम को, तो हम यही बातें करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर। आज तक किसी वजीर ने मुल्क में महंगाई पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? 37% गैस आप बढ़ाने जा रहे हैं, बिजली आप 10 रुपए तक ऐड करेंगे साल के आखिर तक, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को तैयार है? आज 5वां वजीर आपका पेट्रोलियम और पावर का छोड़ के चला गया, उसको बता दें वो क्यों गया। तो ये तमाशे मत लगाएं, ये तमाशबीनों का मुल्क नहीं है, ये वकार रखने वाले लोगों का मुल्क है, बाइज्जत लोगों का मुल्क है, उनको दुनिया के सामने तमाशा मत लगाएं। अच्छा, वैसे ये जो एक अच्छा वैसे एक आज पेशरफ्त भी हुई है, जो अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार होगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी और उसमें अब 2 ही ऑप्शन होंगे, ईवीएम को या मुस्तरद कर दें या ईवीएम को कबूल कर लें। तो ये पेशरफ्त नहीं? नहीं, ऐसी कतन बात नहीं है। तो क्या है? ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कमेटी बनेगी जिस तरह पहले बनी थी। ठीक। वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेगी, वो उसके अंदर मेंबरान हुकूमत के भी होंगे, ठीक, अपोजिशन के भी होंगे। जब हमने कमेटी बनाई थी 2016 में, उसमें 13 अफराद ट्रेजरी बेंचेस से थे, ठीक, और 20 अफराद अपोजिशन से। बिल्कुल ठीक है ना। ये आपस में नेगोशिएट, ये ईवीएम में नेगोशिएशन नहीं करेगी। ठीक है। जो हुकूमत चाहती है इलेक्टोरल रिफॉर्म वो ले आएगी, जो हम समझते हैं जरूरी है हम ले आएंगे, उसको फिर कंसेंसस से वहां पर इन चीजों पर फैसले होते हैं। अच्छा, वैसे फवाद चौधरी ने आज भी ऑफर किया आपको, उन्होंने कहा जी अगर फर्ज करें हमारा एजेंडा आपको कबूल नहीं है, हमारी मशीन आपके लिए काबिल कबूल नहीं है, आप अपनी मशीन ले आए, आप अपनी प्रपोजल्स पेश करते हैं। हम करेंगे ना। मशीन तो एक बड़ा छोटा सा आंसर है इस बात का। हमारा मुल्क, मुझे वो मशीन अगर फवाद चौधरी साहब, शिबली साहब, पता नहीं कौन इंचार्ज है, सारे इंचार्ज हैं, ये दूसरे भी आपने बताया था, गिल साहब, शहबाज गिल साहब, तो वो भी ये इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, मशीन चोरी रोक सकती है, जो मशीन चोरी रोक ले मैं उस मशीन के हक में हूं। सर आप देखें तो सही, हो सकता है मैं मशीन देखी है, मैं इससे बेहतर मशीन आपको बना के दे सकता हूं। तो आप बना के देते? भाई वो चोरी नहीं रोक सकती ना, नहीं कोई मशीन चोरी नहीं रोक, कोई चोरी नहीं रोक सकती। चोरी क्या किया जाए? चोरी आईन, कौन सा स्विच बनाया जाए जिससे मशीन चोरी रोक ले? वो है स्विच, क्या आईन है। तो आईन तो है, आईन में आप लिखें, आईन में लिखें, कानून में लिखें कि जो इलेक्शन में मुदाखलत करेगा आर्टिकल 6 लगेगा। तो आप प्रपोजल दे देना, हम दे देंगे प्रपोजल। मैं ये कह रहा हूं ना, ये अब कमेटी बन गई, ये सारे मुस्लिम लीग नून का मौकफ ये है कि जो इलेक्शंस के अंदर गड़बड़ करे उसके ऊपर आर्टिकल 6 शायद खाकान अब्बासी का ये मौकफ है आपका जी। तो आप कौमी असेंबली जाना सर, मैं जाऊंगा ना, फायदा नहीं, मैं उस कमेटी में जाऊंगा। ये मौकफ और भी लोगों ने बात की है, मौकफ रखेंगे, और भी बहुत सी बातें, और ये आपकी तजवीज होगी यानी अपोजिशन की तरफ। मैंने जो इलेक्शन के हालात देखे हैं कि यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म कुछ नहीं कर सकते, जब हमने चोरी का तहैया कर लिया तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता।
तो इलेक्शन जब चोरी होते हैं फिर ये हालत होती है जो आज मुल्क की है। अच्छा, वैसे ये जो चीज है कि आर्टिकल 6 का ये प्रपोजल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से होगी, ये मेरी तजवीज होगी, ये बहुत से लोगों की तजवीज है। फिर पार्टी की तरफ, पार्टी के बिहाफ पे बात जब पार्टी ये फैसला मैं पार्टी के सामने रखूंगा, ये ना हो कि आप कहें मियां शहबाज शरीफ साहब कहेंगे नहीं। देखिए मैं पार्टी के सामने रखूंगा, पार्टी मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, वरना आप जो मर्जी रिफॉर्म्स कर लें आपका ये मामला रुकेगा नहीं। और भी बहुत सी तजावीज़ हैं, ये तो मैंने एक बेसिक प्रिंसिपल की बात की है। इलेक्शन एक बड़ा मुकद्दस अमल होता है, इसी से आपका मुल्क आगे चलता है या पीछे जाता है। और जब आप इलेक्शन में मुदाखलत करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अवाम की राय का एहतराम नहीं कर रहे। आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अवाम की कोई हैसियत नहीं है, जो मैं चाहता हूं वो फैसला बेहतर है और वही होगा। यही आर्टिकल 6 यही होता है कि जब आप आइन को तोड़ते हैं, इलेक्शन आइन के तहत होते हैं, इलेक्शन कमीशन आइन के तहत बना हुआ। ये बेसिकली जो है ना अपोजिशन की तरफ से, मैं फिर ये कह रहा हूं अपोजिशन की तरफ से ये तजवीज हो गई। ये देखें, मुझे नहीं पता, अगर बाकी नहीं मानते वो समझते हैं कि इसके बगैर गुजारा हो जाएगा। नून की कोई तजावीज नहीं है सर, कुछ उन्होंने फार्मूला बनाया, अभी कमेटी बनी है, तजावीज लेकर जाएंगे। सर 2 साल और गुजर जाएंगे। नहीं, हमने बनाया हुआ है, हमारे पास तजावीज हैं, लेकिन ये तजावीज मशीनों तक लिमिटेड नहीं है। लेकिन मशीन एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। देखिए, मशीन वो हो जो मजीद इब्हाम पैदा ना करे। जब आपने 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने लगा दिए हैं, इलेक्शन करवाना हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इलेक्शन कमीशन ही उसकी जिम्मेदारी। मेरी बात सुन ले। अगर कोई समझ से कानून पास कर देती है, ये बिल पास कर देती है, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इलेक्शन करवाए। वो बिल अगर आइन से मुतसादिम है, वो आइन को ओवर रूल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन अगर ये समझता है कि मैं इस मशीन के साथ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं दे सकता, तो फिर वो इस मशीन पे अमल नहीं करेगा। अगर वो समझता है कि इसके अमल दरामद से मजीद इब्हाम पैदा हो गया इलेक्शन में, तो आइन उसको प्रोटेक्शन देता है। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये जो लाहौर एहतसाब ब्यूरो की तरफ से आज प्रेस रिलीज जारी हुई है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर्स को कह दिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जहां जहां जायदादें हैं वो सब फरोख्त करके 1 अरब और 85 करोड़ रुपया जो वसूल करके खजाने में जमा करवा दिया जाए। तो इसमें सर आपको परेशानी क्या है? उसमें अगर कोई परेशानी सजा हुई है मियां नवाज शरीफ साहब को तो उनको जुर्माना। कोई परेशानी ये है कि एक आदमी 35 साल से सियासत में इक़्तिदार में रहा है, 3 दफा वज़ीर आज़म है, आप एक पैसे की करप्शन का चार्ज नहीं लगा सके। सब उनके खिलाफ फैसला है, ये फैसला इंप्लीमेंट हो। मैं कह रहा हूं उस फैसले को भी देख लेना, वो फैसले अभी हाई कोर्ट में हैं। अगर ये बेच देते हैं, ये पहले भी बिके ये चीजें, मुशर्रफ साहब ने भी बेची थी, तो फिर कल वो जब फैसले रिवर्स होकर वो होंगे। एक फैसला एक जज को ब्लैकमेल करके लिया गया है, आप भी उसे वाकिफ हैं। सर जैसा भी हो फैसला होता है। भुट्टो साहब का फैसला हुआ, उनको फांसी डिग्री होती है, फैसला गलत साबित हुआ, बाद में जज ने कहा कि ये फैसला जाली भी तो फैसला ही होता है, लेकिन भुट्टो साहब को फांसी हुई सर जी, भुट्टो साहब को फांसी। और आज तक जितने जज उसमें थे सब ने माफी मांग के फोत हुए। उन्होंने कहा कि हमने दबाव के तहत फैसला। हो सकता है सर ये कल को सारे जज भी फोत हो गए। ये फैसला बेच लेना यार, फिर बेच लेना, कौन रोक रहा है आपको? कानून आपके साथ है, बेच लें। आपको कोई एतराज नहीं? मुझे एतराज है, मैं तो वो कह रहा हूं। मुझे तो आप खुद खरीद लें, पूरी पार्टी मिलकर खरीद ले असासे मियां कोई जरूरत नहीं। मियां साहब को खरीदने के लिए इन असासों की जरूरत, वो कौम के सामने असासों की कोई हैसियत नहीं है, हक के सामने असासे की कोई हैसियत नहीं है। जब आप जरा इस मामले को ठंडे दिल से सोचें कि दुनिया, आप फिर कहते हैं कि हमारे मुल्क में क्रिकेट टीमें नहीं आती। जब क्रिकेट टीम देखती है कि यहां वज़ीर आज़म को पकड़ के, जज को ब्लैकमेल करके, उसको सजा दे के उसके साथे बेच रहे हैं, फिर दुनिया क्या सोचेगी? फिर नहीं आएंगे इस मुल्क में। लेकिन ये आपने एक नई साजिश बयान कर दी कि इसका मतलब ये क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ इसलिए क्रिकेट टीम वापस ले ली। लोग आपका रवैया देखते हैं, हुकूमत का रवैया देखते हैं, आपके निजाम को देखते हैं, वो कहते हैं निजाम की ये हालत हो। अच्छा सर, ये आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा कि इस प्रेस रिलीज के बाद आप क्यों महसूस कर रहे हैं कि ये एक दरख्वास्त है जिसका मतलब ये है कि चेयरमैन नायब को एक्सटेंशन दी जाए? इसको आप कैसे रीड कर सकते हैं? भाई उसने अपनी कारकर्दगी बताई है, 538 अरब मैंने रिकवर किया, उसकी डिटेल बता देना कहां से रिकवर की है, किससे रिकवर? अगर रिकवरी हुई है सर बहुत अच्छी बात है, 538 अरब रुपए रिकवर। देखिए, नैब बना है सियासतदानों को पकड़ने के लिए, तो आपने सियासतदानों से 538 अरब रिकवर किया, ये बता देना, डिटेल्स बता दे किससे आपने रिकवर किया है। तो अब कितने सियासतदान आपने कन्विक्ट किए हैं,
कितने आपने झूठे मुकदमे बनाए? मियां नवाज शरीफ साहब से क्या आपको इस हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब के सासे बेच के 1 करोड़ 85 करोड़ बेच लेना, मैं सो बिस्मिल्लाह यार बेचे, वो बात अपनी जगह पे है। वो उनके पास एक काला कानून है, इख्तियारात हैं। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप जरा इस मुल्क को बताएं कि आपने इसका नुकसान कितना किया है। आप इस मुल्क के बताएं, इस मुल्क की अवाम को कि ये चीनी में 800 अरब से ज्यादा मुल्क की अवाम अदा कर चुके हैं। नैब ने किसी से पूछा है? गंदम में पूछा है, दवाइयों में पूछा है, LNG में पूछा है? इस आज कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें सैकड़ों अरब के स्कैंडल नहीं है? किसी वजीर से बुलाया है उन्होंने? अच्छा, वैसे आपका ख्याल यह है कि गवर्नमेंट चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाहती है? वो खुद लेना चाहते होंगे। नहीं, वो हर आदमी लेना चाहता सर। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी लेना जो ऐसे लोग जो 76 साल की उम्र भी नौकरी ना छोड़े, जो इस मुल्क को तबाह कर दें, इस मुल्क का खजाना क्या कह रहा है? आज जो पेट्रोलियम का मुशीर SAPM छोड़ के गया, उसने क्या कहा था? उसने कहा जब तक ये नैब है ये मुल्क नहीं चल सकता। ठीक है, तो या मुल्क चला लें, एक्सटेंशन दे लें। एक्सटेंशन अगर हुई मुकम्मल बदनीयती पर होगी, क्योंकि कानून बड़ा वाज़ेह है। अब देखिए सर, कानून तो ये कहता है कि अपोजिशन लीडर के साथ कंसल्ट करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ साहब के अपने केसेस हैं, वो नैब ने रेफरेंस बनाए हुए हैं, नैब मुद्दई है उनके खिलाफ, तो उनसे कैसे कंसल्ट कर लिया जाए? जी, कंसल्टेशन आप एक इदारे से करते हैं, उसका नाम है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वो शख्स होता है जो क्वालिफाई करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। तो शहबाज साहब आज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इल्जामात तो इमरान खान साहब पे लगे हुए हैं, फिर वो भी नहीं कंसल्टेशन कर सकते, फिर तो मुल्क बंद कर दें। उनके खिलाफ ऐसे नैब का केस कोई नहीं है जी। नैब के खिलाफ नैब के केस है, हेलीकॉप्टर का रेफरेंस था, वो खत्म हो गया, बंद हो गया, बंद करा दिए ना, बंद हो गया ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे गवर्नमेंट ने आपको ऑफर किया है कि आप इल्जाम और जुर्म में बड़ा फर्क, वो कहते हैं अपोजिशन लीडर चेंज कर लें, शायद खान साहब को अपोजिशन लीडर बना दें, ये उनके साथ कंसल्टेशन कर काम नहीं है। अभी कंसल्टेशन कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के मामले में, तो नैब के मामले में नहीं कर सकते। ये दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए। जरा सोच समझ के इंसान जितनी बड़ी कुर्सी पर हो उसको वकार देना चाहिए, कुर्सी को, अपनी बात में वजन होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट को मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ ही बैठना पड़ेगा चेयरमैन? गवर्नमेंट को नहीं, ये कंसल्टेशन का प्रोसेस है, राइटिंग में आता है, वो तो बात भी करना मुनासिब नहीं समझे। मैंने और खुर्शीद शाह साहब ने जब बड़ी एक फाश गलती की थी इस साहब को लगाने की चेयरमैन नैब, तो हम 2-3 मीटिंग्स की, नाम डिस्कस किए और एक नाम पे फैसला हो गया। वैसे नाम किसने दिया था इनका? नाम खुर्शीद शाह साहब ने दिया था। वजह क्या है उसकी? उन्होंने दिए थे, उनकी पार्टी की तरफ से 3 नाम थे, हमारे भी नाम थे, फिर बात हुई, एक नाम पे एग्रीमेंट हो गया। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेसिकली उम्मीदवार थे? उम्मीदवार नहीं थे, नाम उनकी तरफ से आया था। नाम हर जमात देती है, नाम डिस्कस होते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे, हमने कहा ठीक है लगा दें। तो आपने कैसे कबूल कर लिया? फिर आपने जो भी नाम होते हैं, डिस्कशन होती है, उसे एक किसी पर तो पहुंचना होता है ना। हम नहीं चाहते थे कि मामला कमेटियों में जाए और अदालतों में जाए। आज आपको अफसोस हो रहा है? जी, मैं माफी मांग चुका हूँ कई दफा। अच्छा, ठीक है भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाद भट्टी साहब, तारफ ही नाम ही काफ़ी है, साबर शाकर साहब हैं, इनका नाम भी काफ़ी है, और मुनीब फारूक साहब नाम ही काफ़ी है, कोई तारफ की ज़रूरत नहीं है। शाद भट्टी साहब, ये फरमाइए, एब्सोल्युटली नॉट की वजह से गवर्नमेंट का नैरेटिव आज का ये, कल का ज़ाहिर हो सकता है मुख्तलिफ हो। गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि क्योंकि हमने वज़ीर साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था, उस वजह से न्यूजीलैंड की टीम नाराज़ होगी, यहाँ से चलेगी, और इंग्लैंड ने अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया। नहीं, देखिए, इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का, कि हमारी फॉरेन पॉलिसी ये है कि उसका ये है कि बाइडन फ़ोन करता नहीं, मोदी सुनता नहीं, और सलामती कौंसिल का इजलास होता है, हमें मदऊ नहीं किया जाता, और चौथी वेव डेल्टा जो है वो भारत से निकलती है, रेड लिस्ट में हम आ जाते हैं, जो अब बड़ी मुश्किल से निकलते हैं, और PIA की परवाजें, और बार हमारा इमेज ये इस वैसे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन सुना था, लेकिन इनकार कर दिया। तो दूसरी है कि इसमें हुई तो सियासत है। मुझे ये एब्सोल्युटली नॉट से मुझे नहीं पता कि ये है या हुई तो सियासत है। सियासत किस तरह हुई है कि आप देखते हैं कि आकार इस तरह अचानक, और वो उन 5 मुल्कों के आई ग्रुप कहलाता है उसका थ्रेट, और फिर उसके बाद अचानक इस तरह निकल जाना, इसका अच्छा वे आउट निकाला जा सकता था। एक दौरा मुलतवी भी करना होता तो अच्छा। आपका ख्याल है बेसिक ही जानबूझकर, और ये कि इसमें मुझे लगता है कि काबिल का वो है, काबिल फॉल आउट जो है, और तालिबान पाकिस्तान, और फिर तालिबान का क्रिकेट के साथ क्या नहीं, अमेरिका
को तो है बहुत सारी प्रॉब्लम, बार बार यूरोप को है, बरतानिया को है, नहीं वो टीम पर आती ही ना हाँ, नहीं भेजते ही ना। नहीं यही तो सबसे बड़ी बेइज्जती, ना भेजते तो एक अलग बात थी ना। दूसरी बात यह है कि जो रूस, पाकिस्तान, ईरान और चीन और सेंट्रल एशिया का सरबराहों का इजलास हुआ, जो इंटेलिजेंस चीफ्स का इजलास हुआ, और ये बड़ी है कोई गेम इसके पीछे है। तो आपका ख्याल ये है कि जो कुछ एक्टिविटी अफगानिस्तान की वजह से यहाँ पे होती रही है, उसकी वजह से अब यूरोप नाराज हो रहा है, अमेरिका नाराज हो रहा है और हमें पुश किया जा रहा है। हाँ बड़ा। और फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तालिबान की जिस हद तक वकालत कर रहे हैं, ये भी अब मुझे नहीं समझ आती कि ये हम इसमें हम कहाँ फिट इन है, कहाँ ये ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, मगर ये है कि कोई हुई सियासत है हमारे साथ। अच्छा साबिर शाकिर साहब, ये फरमाइए सर, ये वाकई यही वजह है कि तालिबान और अफगानिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से एक स्टांस लेना कि तालिबान को थोड़ी सी स्पेस दें, बड़ी ज़रूरी है इस वक्त और हमें उनको मानना चाहिए, एक हकीकत है, इस वजह से हमें पाबंद किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है? ये बात मेरा ख्याल है यही, अब तो सारी चीज़ें सामने भी आ चुकी हैं। उसकी वजह कि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन या उनके जो अलाइज हैं वो चाह रहे थे, जो हमसे ख्वाहिश की जा रही थी, वो पाकिस्तान ने पूरी नहीं की। और अफ़गानिस्तान में जो मफादात थे वो टकराव उनका हुआ, अमेरिका के मफादात, हमारे मफादात, और हमने एक लाइन ली और उसी की बुनियाद पे एब्सोल्युटली नॉट कहा। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा, वो कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता। तो मेरा ख्याल है कि लेकिन उसके बाद हमने वैसे फैसिलिटेट बहुत किया। देखिए उसमें फैसिलिटेशन, उसमें क्या डिमांड की जा रही थी, सोल्जर्स को भी फैसिलिटेशन क्या थी? फैसिलिटेशन तो पहले भी वो कह रहे थे कि हम इनखला में तो मदद करेंगे। इनखला का एग्रीमेंट तो तालिबान ने भी किया हुआ है, वो तो पीस एग्रीमेंट दोहा वो यही है। लेकिन अड्डों का मसला ये है कि वो तो अमेरिका ये कहता है हमने तो मांगे ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं। सर फिर अगर अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे थे तो वॉइस ऑफ अमेरिका पे खबर क्यों नशर की कि पाकिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं, शायद उनके इल्म में नहीं है, जबकि पाकिस्तान हामी भर चुका है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका में मैंने खुद खबर सुनी, हमारे ही पाकिस्तानी न्यूज़ कास्टर थे खालिद हमीद साहब, उन्होंने। तो फिर अगर ये थी नहीं तो फिर वॉइस ऑफ अमेरिका पे खबर क्यों नशर की गई? हो सकता है वैसे अभी क्योंकि ऑपरेट जैसे किया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर, अभी ड्रोन के जरिए वहां पे अटैक भी हुए हैं, आपको पता है, एक अमेरिका से, और किसी जगह पे करीब कोई अड्डा नहीं है। एक अटैक देखें, अगर आप ये कहें कि वो ड्रोन अटैक पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई है तो मेरा ख्याल है मैं नहीं किसी को सरजमीन इस्तेमाल, अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कि मियामी से ऑपरेट हो। जी बिल्कुल, उनका सबसे बेहतरीन अड्डा कतर में इस वक्त मौजूद है, फौजी अड्डा उनका, और उसके अलावा यूएई में भी अब तो वो तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए उनको पाकिस्तान अब शायद उस तरह से वो ये फैक्ट ये है कि उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में हमें अड्डे की जरूरत है। पाकिस्तान में फौजी अड्डा वो इसलिए बनाना चाह रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए, वो चाइना को भी चाह रहे थे कि उनको भी नजर रखी जाएगी, ईरान पे भी नजर रखी जाएगी। बुनियादी वजह ये थी, इसीलिए पाकिस्तान ने, लेकिन जब उज्बेकिस्तान उनके पास है, टर्की उनके पास है, वहां पे तो वो ईरान में तो बहुत करीब तरीके से जा सकते हैं। दूसरा, आप सेक्टर टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा ख्याल है शायद दुनिया बहुत बदल गई है। बात यह है कि अगर ईरान मौजूद है, उज्बेकिस्तान मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान से इतना मिन्नत तरला और इतनी धमकियां शमकियां देने की फिर जरूरत ही क्या थी? तो पाकिस्तान के ये फाइव आइज का जो इशू है, न्यूजीलैंड की टीम आपने कहा कि आई, न्यूजीलैंड की टीम आई, उसके बाद फिर उनको क्या जरूरत थी ये कॉल करके बताने की कि न्यूजीलैंड की टीम को भी नहीं पता कि उनको क्यों सरीना बाहर निकलने से रोक दिया गया है। फिर उसमें बरतानवी हाई कमिश्नर क्यों पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई है, और देखिए मुल्कों की सतह पे साजिश, उसमें साजिश क्या है? पाकिस्तान को उन्होंने स्क्रू करना है और वो करेंगे। उसकी वजह यह है कि फैटफ का मामला हमारे सामने है, और कौन सा मुल्क है जो 99% वो एक अपने गोल अचीव कर चुका है लेकिन उसको ब्लैक लिस्ट में रखा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कह रहे हैं कि मैंने कह दिया लेकिन नीचे कोई नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। फैटफ का मामला है। उसके बाद रेड लिस्ट का मामला आप देख लें कि इंडिया रेड लिस्ट में से निकल गया, पाकिस्तान को रखा हुआ, पाकिस्तान भी अब निकल गया है ना सर, अब निकल गया। और अब उसकी रीज़न है कि अगर इसमें दाल में कुछ काला काला नहीं है तो फिर क्यों शलवार कमीज पहन के मगरबी सफारतकार अपने आप को पाकिस्तानी और पाकिस्तानियों से प्यार और मोहब्बत की एक लेक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं? इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो था। ओके मनीष साहब, आपका क्या ख्याल है? सीधा सवाल। देखिए रविंद्र साहब, गुजारिश ये है कि बहुत सारे इवेंट्स या जो होते हैं वो इन आइसोलेशन हमें उनको नहीं देखना चाहिए। और यहाँ हुकूमत का तो चले एक स्टांस उन्होंने ले लिया है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम ने कोई सिक्योरिटी अलर्ट को बताया, कोई सिक्योरिटी थ्रेट था,
तो वो भी शायद एक ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। लेकिन अगर आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट देखें तो वो बड़ी अगर मैं कहूं उनके लिहाज से बड़ी अच्छी ड्राफ्टेड है, लेकिन वैसे बड़ी वेगली ड्राफ्टेड है कि उनके प्लेयर्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का उन्हें अब रीजन में एहसास हो गया है कि जी वो बड़ी एटैक हो सकती है तो एकदम, क्योंकि जी रीजन तो फॉल ऑफ काबुल हुए तो बड़े दिन हो गए हैं, उनको इमीडिएटली अब ये इस बात का एहसास कैसे हुआ है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने कितना फैसिलिटेट किया है इनखला में मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोगों को, जर्नलिस्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया इस बात की मोतरफ है। लेकिन देखिए अगर फर्ज करें सिक्योरिटी थ्रेट अगर कहा जा रहा है और हो सकता है हमें ना पता हो और वो उस लेवल पे उनको पता हो कि यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट कोई ना कोई क्रिएट हो रही है, तो अगर आने वाले दिनों में कोई इस किस्म का वाकया हो जाता है तो ये बड़ा खौफनाक होगा। देखिए मैं उसमें सिर्फ इतना बट साहब अगर मैं अर्ज कर पाऊं कि देखिए हमारा जिस तरह हम दुनिया को देखते हैं अपनी ऐनक से, अपनी नजर से, एक परसेप्शन वो है जो हमारे बारे में दुनिया का है। बदकिस्मती से हम उसे फाइट आउट लड़के ऊंची आवाज करके या इफ स्क्रीम ओवर द रूफ टॉप्स तो हम नहीं कर सकते, वो फेड अवे होगा या उसमें तब्दीली आएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम विद आवर ओन कॉन्डक्ट। और बहुत से ऐसे एलाइड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे साथ लगे रहे हैं और जिंक्स हमें उन्होंने बना दिया था कि वो इंप्रेशन पाकिस्तान का तब्दील होने में बड़ा फर्क लगेगा, बड़ा फर्क पड़ेगा। हमें पता है कि हमने कितना सफर किया है, दुनिया उसको कितना एक्नॉलेज करती है, वो शो के स्टेटमेंट्स के अंदर तो कर देती है, लेकिन एक बदकिस्मत एलिमेंट ये है कि हमें शक की नजर से भी देखा जाता है। अच्छा, वैसे क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर के होते हुए क्रिकेट की ये सूरत हाल आपको वैसे हजम होती है? देखिए मैं इतना बेनिफिट ऑफ डाउट जरूर दूंगा कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की हवाले से कुछ, अब जैसे मैं देख रहा था, बदकिस्मती है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद एक जमाने में करते रहे जब वो इख्तिदार में नहीं थे कि रियासत और हुकूमत में फर्क होता है, ठीक है जी। वो आज के दौर में भी अपोजिशन वही कर रही है, वो रियासत और हुकूमत का फर्क भुला बैठी है कि अगर पाकिस्तान से न्यूजीलैंड की टीम रही है तो वो बेइज्जती पाकिस्तान की है, अगर इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान से कतरा रही है तो वो रियासत पाकिस्तान इज अ कंट्री, उसकी बेइज्जती 22 करोड़ लोग, मेरी आपकी 22 करोड़ आवाम की 23 करोड़ आवाम की बेइज्जती है। वो तालियां नहीं बजानी चाहिए, इस पे किसी को तालियां नहीं बजानी चाहिए, किसी को तालियां, वो इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने भी गलती से, बदकिस्मती से, एक वक्त था जब उन्होंने रियासत और हुकूमत का फर्क खत्म किया था, वो सेल्फ डिफीटिंग मूव होती है, ये सियासत किसी के बेनिफिट में नहीं जाती, ऐसी सियासत। बिल्कुल सही। मैंने एक ब्रेक लेनी है सर, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर का इशू है, बढ़ता चला जा रहा है, और बल्कि ये एक इंफॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि अगर इन 4 लोगों को या 2 लोगों को नोटिस दिया जाता है, 2 को और दे दिया जाता है, तो 25 कैबिनेट के मिनिस्टर होंगे जो यही बात करेंगे, ताकि इलेक्शन कमीशन को ये कहा जाए कि 25 वज़रा को आप जरा नोटिस देकर बहुत अच्छी मिसाल कायम हुई। और अगर इस तरह हो गया, मेरा ख्याल है ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूं। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि हुकूमत और अपोजिशन को चेयरमैन नैब नहीं मुकर्रर करना चाहिए। किसको करना चाहिए? उसकी वजह है कि जब आप नहीं, कोई और कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, 4-5 लोग जिनका सियासत से कोई तरह, आप ये इस तरह ही है कि जिस तरह मच्छर से मलेरिया का इलाज करवाने के लिए निकल पड़े आप, इस तरह ये जिस तरह अहले मोहल्ला, बड़ी डिरोगेटरी स्टेटमेंट, जैसे इसी तरह ये जिस तरह अहले मोहल्ला यानी एक मोहल्ले के चोर और डाकू या उनके रिश्तेदार अपने मोहल्ले का एसएचओ लगवा। लेकिन सर प्राइम मिनिस्टर को तो निकाले ना आप, देखें 2 लोगों ने कंसल्ट करना है अपोजिशन के बारे में, तो हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर तो नहीं ठन और इस केस में प्राइम मिनिस्टर साहब भी नैब के मुलजिम है। कुछ दहशतगर्दी के मुकदमे जमानत उनकी कंफर्म है, नैब का हेलीकॉप्टर केस है उन पर। नहीं, वो बंद हो गया। नहीं बंद हो गया सर भाई, ये आप बंद हो गया ना, कोई गवर्नमेंट भी ये कह रही है बंद हो, मेहरबानी उनकी बंद हो गया। अच्छा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि ये हुकूमत में और दूसरी तरफ नैब के मुलजिम, नैब की किस्मत का फैसला चेयरमैन के वजह नहीं होना चाहिए। तो सर इसके लिए तो आइन के अंदर तब्दीली करनी पड़ेगी। करें ना, करें, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और उसके लिए आपको मियां शबाशी को बिठाना पड़ेगा, बिलावल भुट्टो को बिठाना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को बैठना पड़ेगा। कानून जो तब्दील है ना, उसमें तो आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, उसमें एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और दूसरी बात है, शुक्र है जवेद चौधरी साहब का शबाशी बिलावल भुट्टो निकला, वरना इन्होंने इसमें ला के जमहूरियत सर पे उसको खतरा पड़ जाना था। बेसिक बुनियादी चीज ये नैब के मुलजम नैब के चेयरमैन लगाएंगे,
और कभी और फिर लगाते हैं। अच्छा शाहिद खान हमारे अब्बासी साहब, मैं माफी मांगता हूं लगाने पे, भाई अब तुम्हारे काम का नहीं रहा, माफी मांग रहा हूं। कोई एक बंदा ऐसा कोई लगा नहीं जिसको पे कुछ अरसे बाद ये खुश हो। अच्छा तो इसके लिए तो फिर आयन को एक बार सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करके सारी चीजें ठीक कर लें फिर। सर अब फिर आप उस तरफ ले जा रहे हैं। मैं सही बात करूं, सीधी बात करूं। देखिए ये नहीं हो सकता कि आयन भी हो और खिलाफ आयन भी का सर, ये भी नहीं हो सकता कि कोई ऐसा कानून और आइन हो जो असूल लेस हो, मंतक लेस हो और अखलाकियात लेस हो। कोई कॉमन सेंस भी चीज होती है। आप इस तरह आप पार्लियामेंट सुप्रीम में धड़ाधड़ ठोकी जा रहे हैं और फिर उस पर करी जा रहे हैं, और फिर आप ये जमहूरियत सुप्रीम में केड़ी जमहूरियत। वैसे गवर्नमेंट इन चेयरमैन साहब को क्यों रखना चाहते हैं वैसे? अच्छा ये एक अलग वो जो इलेक्शन साबर शाकिर साहब, हाँ वो ये साबर शाकिर साहब। अच्छा वैसे इस चेयरमैन को क्यों रखना चाहती है? अच्छा, पहली बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट के दरमियान मुझे लगता है कि सीज फायर तकरीबन हो गया। कैसे? और नोटिस वापस ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन। दरमियान में कोई मसालियती किरदार आए हैं और मसालियत का अमल शुरू हो चुका है। लड़ाई हो रही थी। इसमें मैं एक एडजेक्टिव ऐड करता हूँ, बाअसर मसालियती किरदार। हाँ, बाअसर मैं सपोर्ट किया थोड़े जाहिर सर जड़ा मसालियत करवांदा है वो बाअसर ही होगा, तगड़ा होगा। वैसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ये प्रोग्राम उर्दू में है। तो ये तो खैर पंजाबी भी हमारी मादरी जुबान है। तो खैर बात यह है कि वो कोई तगड़ा आदमी होगा तो ही करवाएगा। अच्छा ठीक है। तो वो सीज फायर, इसका मतलब गवर्नमेंट एक इदारे के सरबराह के साथ लड़ रही थी और उसके लिए फिर एक स्टेट के किसी और इदारे को उसमें ये रिसालत करवानी पड़ गई। उसमें मेरा ख्याल है कि इन बिटवीन कुछ है जिसका शायद हमें नहीं पता या आपको पता हो कि क्यों इतनी बहुत ज्यादा ये एग्रेसिवनेस क्यों आ गई क्यों आ गई, आपके क्या फ्री कैन में, और इधर से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी फॉरेन फंडिंग केस और डस्का की 2 रिपोर्ट और इसी हफ्ते आ रही है। और दूसरी बात और ये 4 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि हमने प्रेम्प्टिव अटैक, लेकिन इसमें तीनों गलत थे। हुकूमती माइंडसेट, अगला दें जहन्नम में पैसे पकड़े, छड़ी और घड़ी। इलेक्शन कमीशन 27 ऐसे मज़ाक़ा खेज किस्म के 10 में थोड़ी जान है, बाकी सारा वो भी एक फरीक बन गया। अपोजिशन मैं ना मानू वो भी एक फरीक, तीनों गलत दे दिया। जी सर। अच्छा जी, और दूसरा चेयरमैन नैब का आपने पूछा था, मेरा अपना ख्याल है कि शायद लॉ अमेंड करके गवर्नमेंट नया चेयरमैन नैब लाएगी। ये शो ये कर रहे हैं कि शायद जावेद इकबाल साहब को हम रिपीट करवाना क्योंकि असम्बली जो है ना वो लॉ मिनिस्टर के पास है और दूसरा वो जो मशीर अटॉर्नी जनरल, दोनों मिलके शायद तो मेरा ख्याल है कुछ शायद लॉ में अमेंडमेंट लॉ अमेंड करेंगे जनरल और उसकी वजह कि लॉ अमेंड के बगैर कोई हो नहीं सकता। गवर्नमेंट खुद फिर नामजद करेगी, फिर खुद जाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी होगी, तो फिर एक अपॉइंटमेंट होगी, फिर अपॉइंटमेंट होगी, फिर ये इंडिपेंडेंट इदारा ना, और ये वापस FIA बन गया ना। नहीं सर, ये वापस चला जाएगा मिसाक जमहूरियत से पहले वाले स्टेटस पे, क्योंकि ये तो मिसाक जमहूरियत हुआ था, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी में पावर शेयरिंग फार्मूला हुआ कि हमने आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, उसमें चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसका मतलब फिर 18वीं के अंदर बात है तब्दील अंडू के हवाले से। जी नहीं, फिर 18वीं तरमीम को अंडू करना शुरू करेगी गवर्नमेंट। फिर ये जुजियाती क्या कहना चाहिए, पार्शली। सर अब एक अगर पार्शली होगी तो फिर सारी उड़ जाएगी। नहीं, मैं बताता हूँ ना, अगर वो 18वीं तरमीम का डायरेक्ट नाम लेते हैं ना तो यकदम प्रेशर आता है कि नहीं ये सूबाई खुद मुख्तारी पे हमला हो गया, ये इस पे हो गया। अब वो पार्शली इसको कर रहे हैं, एक जो इसको लेके ना ये रिवर्स करेंगे। वैसे मनीष साहब अगर ये गवर्नमेंट कर लेती है, और मेरा ख्याल है ये कर लेगी, कुछ ना कुछ करेगी जरूर, इनके पास 2-3 ऐसे कारीगर लोग हैं जो एक रास्ता दिखाएंगे, हर हुकूमत में होते हैं कारीगर, और ऐसे कारीगर हैं वो रास्ता दिखा देंगे और ये गवर्नमेंट कर लेगी। एक आध का नाम सवाल करने नहीं, नाम तो कारीगर वो कर लेंगे, और जब ये कर लेंगे तो क्या अपोजिशन इसको एक्सेप्ट कर लेगी? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जावेद चौधरी साहब, जो पर्सन स्पेसिफिक लॉज होते हैं, अगर तो हुकूमत ने नैब कानून के अंदर तरमीम करके, वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब वो एक कानून है जिसको तब्दील किया जा सकता है, अगर तो हुकूमत ने उस पर तरमीम करके इवन थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस उसको पर्सन स्पेसिफिक करना है और राह हमवार करनी है जावेद इकबाल साहब के लिए, एंड एवरी एक्शन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हमारे मुल्क में ऐसे मौके आए हैं, पीपल्स पार्टी ने कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक, लेकिन हो सकता है एक्सटेंशन ना दे को। नहीं, वो जिस तरह साबिर शाकिर साहब फरमा रहे हैं कि मुमकिन है दिखा ये के और कोई नया बंदा ला रहे हैं लेकिन तरमीम कर देंगे। देखिए वो फिर ऐसी अपॉइंटमेंट होगी जैसे चेयरमैन FBI लगते हैं, को और लगते हैं, फेडरल कैबिनेट, वो कानूनी तौर पर
चीफ सेक्रेटरी सर वो कानूनी तौर पर अगर ये तरमीम कर देते हैं तो वो भी चैलेंज जरूर हो सकती है और उसमें कानून की तब्दीली चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में ऑपोजिशन उसे ले जा सकती है। अदालत उस पर क्या फैसला करती है, अदालत का इस्तेहकाक है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि यहां बहुत बुरे प्रेसिडेंट सेट किए जा रहे हैं। कम से कम इस हुकूमत के अंदर, मैं नहीं कहता कि पहले हमारे मुल्क में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप जब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में यू टर्न योर गन्स ब्लेजिंग, आप दो फेडरल कैबिनेट के लोग, मोजेस लोग बैठकर और वो छाड़ कर दें और ये तक टू दी एक्सटेंट यहां चले जाएं कि सियासी एम्बिशन है, पैसे पकड़ लिए, फलान कर दो, ये कर दो। तो जिन शख्सियत के बारे में ये हो रहा है, अगर आप, मैं तो हर जगह ये कहता हूं, आपके पास एविडेंस है कि वो बददियानत और मुतासिब है, ठीक है, आप रेफरेंस दायर करें, बिल्कुल सही, इजी हो जाए। आप सर ये फरमाइएगा कि ये वाकई चेयरमैन नैब को बदल के एक नया बंदा अपॉइंट कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कर देते हैं, गवर्नमेंट कर देती है, तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी और फिर नैब वाकई एक इंडिपेंडेंट अदारा रहेगा? कोई इदारा बताएं जो इंडिपेंडेंट हो। अब ये ज़हन में रखिए, इलेक्शन कमीशन है, नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं नजर आ रही आपको? नहीं, देखिए पहली बात यह है कि जब अपोजिशन में इन सारों के सब जमातों के चेहरे और होते हैं, इदारा मजबूत चाहिए, इदारा खुद मुख्तार चाहिए, गैर जानबदार लोग चाहिए, जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, इनकलाब, मज़ामत। जब हुकूमत में आते हैं, हुकूमत में जावेद इकबाल साहब को लाइव तो थे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, खुशी शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये नाम दिया गया था, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके आए थे हमारी और जब ये इख्तिदार में आते हैं तो इनको मुलाजम चाहिए, इदारा मुलाजम, उसमें बंदे मुलाजम, उसमें सारे मुलाजम और अपना और सब सेम है इसमें, और सिर्फ ऑल एक वन पेज पे है, खैर से तब्दीली और गैर तब्दीली सब सेम है। अब ये है कि कोई इदारा, इसी वजह से हमारा ये हाल है, और ये इस काबिल ही नहीं है कि ये कोई एक इदारे का एक बंदा लगा सके, क्योंकि इनको मुलाजिम चाहिए, इनके अपने आल बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ प्रोग्राम है वो चाहिए। इनके जो 4 बंदे हैं, 2 फैमिलियां हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वो जो कहेंगे ये अब तो देखिए, अब तो प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे ना सर, ये तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द 80% लोग हैं जो नैब के मुल्जम हैं या बन सकते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि एक अच्छा बंदा आए और एक मजबूत आदमी आए और मजबूत इदारा बने और FI क्यों चाहेंगे? नून लीग क्यों चाहेगी? क्योंकि उनके आका फंसे हुए हैं। पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी? आका फंसे हुए हैं। ये आकाओं की जमहूरियत है ना, तो इसलिए वो चाहते हैं, तो इसलिए ये कभी भी नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये है कि जो भी चाहेंगे इनका फायर बैक होगा बदनीति। एक बात मैं ऐड कर दूं, ये ऑपोजिशन ने ना ये ट्रेन मिस कर दी है, ये जो चेयरमैन नैब वाली है। कुछ अर्सा पहले साबिर शाकिर साहब को याद होगा, इसी साल प्रोसिक्यूटर जनरल को भी इसी तरह कानून में तरमीम करके अगलों ने एक्सटेंशन दिलवा दी है। बिल्कुल सही। तो ये इतनी सोई हुई ऑपोजिशन थी कि, और ये हर जगह कहते हैं देखिए जी इतने फैसलों में नैब की नायली, और भाई जिस प्रोसिक्यूटर के अंडर वो सारी नायली एग्जिबिट हुई है सुप्रीम कोर्ट में और मुख्तलिफ कोर्ट्स में, आपने उसकी एक्सटेंशन में कोई नहीं डाला, उसके अंदर तरमीम हुई, उन्हें एक्सटेंशन मिल गई, वो भी माशाल्लाह मौजूद है, तो चेयरमैन नैब पे आप किस मुंह से रोकेंगे? नहीं, लेकिन उनको नायली सूट करती है, वो नैरेटिव मैं तो एक फैक्ट बता रहा हूं, ऐसा ऑपोजिशन ने ये बात जो है ये मिस कर दी। ऐसा प्रोसिक्यूटर चाहिए जो ढूंढ के लाए इनकी असल चीजें और इनके मुंह पे मारे और अदालतें मुतमईन हो। ठीक हो गया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।